अर्थवॉर्म कि अर्थवॉर्म का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका हमेशा याद रखना बंद होता है। और इनमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो हेमोग्लोबिन जो होता है रक्त कणिका में नहीं होता। इनका जो हेमोग्लोबिन है रक्त कणिका में ना होकर किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। यानी जो हेमोग्लोबिन है वो आपके पास रक्त कणिका में नहीं होता बल्कि किस में घुला होता है, प्लाज्मा सोल्यूबल होता है, ना होकर प्लाज्मा में घुला होता है। और इसका जो रंग है, इनके रक्त का रंग, रक्त का कह दो या कह दिया जाए रुधिर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, रक्त या रुधिर का रंग याद रखना एरिथ्रोक्यूरिन के कारण होता है। इनमें ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिनके कारण इनका रक्त का रंग लाल होता है, तो वो होता है एरिथ्रोक्यूरिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं कि केंचुए का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ये सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा याद रखना है कि इनके अंदर रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ना होकर किस में पाया जाता है, प्लाज्मा सोल्यूबल होता है। तीसरा पॉइंट अगर पूछे कि इनके रक्त या रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण नहीं होता, किसके कारण होता है, एरिथ्रोक्यूरिन पिगमेंट के कारण होता है। फिर हमारे पास सबसे दाकड़ क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, जो 3 स्टार कह दो या 5 स्टार कह दो, कि इनका श्वसन कैसे होता है। देखो श्वसन तंत्र तो पाया जाता है लेकिन वो श्वसन होता कैसा है, तो श्वसन ऐसे जीवों में, क्योंकि ये जीव हैं सारे ज़्यादातर जलीय और सथलीय, नमी वाले जीव हैं सारे, तो इसलिए श्वसन एक तो हो सकता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, यानी त्वचा के द्वारा हो सकता है। दूसरा किसके द्वारा हो सकता है इनमें सांस, क्लोम्स, यानी क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा। तो 1 बाय द स्किन, अनदर बाय द गिल्स, यानी इनमें जो रेस्पिरेशन हो सकती है, सांस लेना हो सकता है, वो एक तो त्वचा के माध्यम से और दूसरा किसके माध्यम से होगा, क्लोम या गिल्स कह सकते हो, ठीक है। फिर इनमें क्या है, कांटेनुमा, इनके शरीर पर कांटेनुमा अंगक या कह सकता है वो चलनशील अंगक क्या होते हैं। चलनशील अंगक आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुआ देखा है। केंचुआ धरती में चलता है किसके आधार पर, वातावरणीय पूछे तो किसके आधार पर, अंगक पूछे तो क्या है, 2 बातें अलग अलग है। कि खुद के अंग पे चलेगा तो वो चलनशील अंग है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीटी, ठीक है। जो चलनशील अंग होता है इनका उसे स्पेशली क्या कहा जाता है, सीटी। और अगर कहते हैं वातावरणीय, ऐसा क्या है जिसके कारण केंचुआ मिट्टी में चलता है, तो वातावरणीय क्या घटक है जिसके कारण केंचुआ मिट्टी में चलता है या चलने में सक्षम है। तो केंचुए का सेंसर पॉइंट जो मिट्टी से जुड़ा होता है वो क्या होती है, नमी। केंचुआ हमेशा किसको महसूस करता है, नमी को महसूस करता है, नमी के कारण चलता है। अब कह दो जी पानी में छोड़ दें, पानी में केंचुआ नहीं रहता, अगर वो है तो बाहर आने की कोशिश करता है। अब जैसे ही बारिश आएगी तो जितने मिट्टी के केंचुआ होंगे सारे कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वो पानी में रहना पसंद नहीं करते, तो वो सिर्फ किसको पसंद करते हैं, नमी को पसंद करते हैं, ह्यूमिडिटी फैक्टर को पसंद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या, हाइड्रेटेड फॉर्म चाहिए उनको। तो इसलिए उनका चलनशील अंग खास तौर पर क्या होता है, सीटी। एक आता है इनकी देगुआ कह दो या आहार नाल कह दो। देगुआ, पहले तो देगुआ याद रखना है, देगुआ कैसी होती है, वास्तविक। देगुआ अगर पूछे तो हमेशा क्या वर्ड लगाओगे तुम, वास्तविक। वास्तविक के साथ एक पॉइंट ये याद रखना कि इनको हम सिलोमेट्स कहते हैं, यानी सिलोमेट कौन से होते हैं, ये
प्रीमिटिव। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल एनिमल किंगडम्स विच बी द प्रीमिटिव सिलोमेट्स, कि कौन सा प्राथमिक या आदिम सिलोमेट होता है, आदिम देहगुआधारी होता है। तो आदिम देहगुआधारी कौन होता है? एनिलिडा ही होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव सिलोमेट्स। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि प्रथम देहगुआधारी जंतु, कि प्रथम जो देहगुआधारी जंतु हैं वो आपके कौन से हैं? तो वो आपके कौन से आते हैं? एनिलिडा आते हैं। ठीक है, आदिम भी कह सकते हो, यानी जिनमें देहगुआ सबसे पहले बनी हुई मानी जाती है, तो वो कौन होते हैं? आपके यही जंतु होते हैं, सिलोमेट्स कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, पॉइंट में लिखेंगे हम, कि इनकी जो देहगुआ है वो क्या है? आहारनाल। यानी जो देहगुआ होती है वो किस रूप में बैठी होती है? आहारनाल। आहारनाल का मतलब है एलिमेंट्री कैनल। तो इनकी जो आहारनाल खंडों में बंटी होती है उन्हें क्या कहते हैं? आहारनाल कह दो, या आप क्या कह सकते हो इसे? इनका पेट, यानी इनका स्टोमक, एब्डोमिन कह सकते हो। जो खंडों में बंटा होता है, जो खंडों में बंटा होता है, यानी सेगमेंट होता है, तो उस सेगमेंट को कहा क्या जाता है? कि जो आहारनाल अलग अलग खंड बना के रहता है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे आपके पास इनका सेंसरी ऑर्गन जो था, जो पीछे बताया था, वो क्या थी? सिटी, और इसको हम कहते हैं सेप्टा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह 9वीं कक्षा से पूछे जाते हैं कि केंचुए का पेट जिन खंडों में बंटा होता है वो खंड क्या कहलाते हैं? यूं पूछता है, तो वो खंड क्या होते हैं? उनके सेप्टा होते हैं। ठीक है, और एक पूछा ये जाता है कि केंचुआ, जोंक या एनिलिडा परिवार का कोई भी बंदा जब चलता है तो उसका सेंसरी ऑर्गन या उसका चलनशील अंग क्या होता है? तो वो क्या होती है? उसकी सिटी। तो सिटी और सेप्टा वर्ड खास तौर पर ज़्यादातर किसके लिए लगाए जाते हैं? केंचुआ के लिए लगते हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, फिर बात आती है इनके उत्सर्जन की, कि उत्सर्जन किससे होता है? तो उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन अंगक क्या होता है? इनमें वृक्कक होता है। एक होता है वृक्क, जिसे हम कहते हैं किडनी, और एक होता है वृक्कक। इसको क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। इसको हम जो वर्ड देते हैं वो क्या आपके पास? नेफ्रिडिया। कि नेफ्रिडिया आपके पास किस में उत्सर्जन अंग पाया जाता है? तो नेफ्रिडिया आपके पास एनिलिडा संघ के जंतुओं में क्या पाया जाता है? उत्सर्जन अंग पाया जाता है। तो दो चीज होती है, एक होता है वृक्क, वृक्क हमारे लिए लगता है किडनी, तो वृक्क बोलते हैं आप। और जो आज आ जाए एनिलिडा की, केंचुआ की, जोंक की, इनके अंदर क्या शब्द लगाना आपने? वृक्कक। वृक्कक को इंग्लिश में वर्ड क्या दिया जाता है? नेफ्रिडिया। यही आता है, ये पूछा जाता है, ये कोई नहीं लिखता है एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग वर्ड आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे, उसमें एक वर्ड लिखा मिलेगा तुम्हें, क्या? नेफ्रिडिया। अब बात आती है लैंगिक कैसे होते हैं ये, कि लिंगी के हिसाब से पूछा जाए, सेक्सुअली अगर पूछे जाएं तो ये आपके दोनों ही होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं और आपके पास कैसे होते हैं? द्विलिंगी। ठीक है, तो आपके पास द्विलिंगी बाइसेक्सुअल भी होते हैं और क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल भी। तो यूनिसेक्सुअल आप जानते हो क्या कहा जाता है? डायोसियस। और इसे क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअली जो होते हैं इनको स्पेशली क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी को हर्मेफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है। याद रखना कि हर्मेफ्रोडाइट। केंचुए और जोंक के लिए क्वेश्चन लगता है कि केंचुआ किस प्रकार का लैंगिक है? तो हर्मेफ्रोडाइट होता है, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जोंक में आता है। जोंक में एक कन्वर्जन देखने को मिलता है कि पहले वो क्या होता है? मेल होता है और उसके बाद वो क्या बन जाता है? फीमेल। तो ये पीढ़ी किस में देखने को मिलती है? जोंक में देखने को मिलती है। तो इसलिए ज़्यादातर प्राणी कैसे होते हैं? इनमें उभयलिंगी होते हैं। ठीक है,
और कच्छ एक क्या होते हैं, एक लिंगी। फिर बात आते हैं कि स्वतंत्र रूप से रहते कहाँ हैं ये, कि स्वतंत्र रूप से रहते कहाँ हैं, स्वतंत्र रूप से रहते कहाँ हैं, तो ज़्यादातर ये किस में आते हैं, जल, या आपके पास इनका निवास कहाँ होता है, मिट्टी, क्योंकि केंचुआ कहाँ मिलता है तुम्हें सबसे ज़्यादा, मिट्टी में। और जोंक वगैरह है, या आपके पास सी माउस है, जिसे हम क्या है, समुद्री चूहा कहते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, जल में मिलेंगे। जैसे जोंक आ जाए, जोंक ज़्यादातर कैसे पानी में रहती है, तो मीठे पानी में मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जलीय और कैसे होते हैं, सथलीय। सथलीय में सिर्फ कैसा वर्ड लगाओगे तुम, मिट्टी, छुपे होते हैं, ठीक है। हाँ, और लिंगी के हिसाब से एक वर्ड और लिख लेना, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, निषेचन। तो निषेचन ऑलवेज क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक का मतलब है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। तो ये पॉइंट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है लिंगिक वाला, ये अच्छे से याद रखना, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है, इनको कोई नहीं पूछता। दो वर्ड है, एक सिटी और एक सेप्टा, वो जरूर याद रखने हैं, ठीक है। अब इनके जीव आते हैं, जीव कौन कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो जीव है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेरिस। नेरिस बहुत पूछा जाता है, SSC का एग्ज़ाम देने जाते हो, रेलवे का देने जाते हो, तो नेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दिया जाता है। वैसे ये एक तरह से जो जीव हैं ये लंबे और क्रीमी आकार के होते हैं। तो नेरिस को क्या कहा जाता है, तो नेरिस को पोलिकोट कहा जाता है, सी पोलिकोट बोलते हैं इसे, समुद्री पोलिकोट कहा जाता है। सी पोलिकोट किसे कहा जाता है, तो सी पोलिकोट किसको कहते हैं, नेरिस को। इसी को ही हम क्लैम और रैग वॉर्म भी कहते हैं, क्लैम वॉर्म, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिप कृमि। कि सिप कृमि कौन से संघ का जंतु है, ये क्वेश्चन आता है कि सिप कृमि वैसे तो कृमि है, यानी वॉर्म है, हम दो ही लगाते हैं, वॉर्म में दो पढ़े हमने, एक पढ़ा था हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज और दूसरा पढ़ा था एस्केलमिन्थीज। ये दो वर्ग किसके होते हैं, कृमियों के होते हैं। लेकिन क्लैम वॉर्म जो है वो किसको कहते हैं आप, नेरिस को। ऐसे ही इसका दूसरा नाम याद कर लेना, रैग वॉर्म के नाम से आता है, रैग वॉर्म इसी को ही कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, चिरकृमि, इसी के ही नाम है ये। चिरकृमि शब्द आ जाए, या सिप कृमि आ जाए, या समुद्री पोलिकोट आ जाए। इसके बाद नंबर 2, एम्फ्रोडाइट। एम्फ्रोडाइट क्या है, एम्फ्रोडाइट जो है वो आपके पास क्या, कैसा जीव होता है, वो आपके पास सी माउस है। सी माउस का मतलब है समुद्री चूहा, कि समुद्री जो चूहा है वो क्या है, सी माउस क्या है। तो सी माउस आपके पास किसको कहा जाता है, तो सी माउस वर्ड आ जाए या सी माइस वर्ड आ जाए, आगे आएगा माइस, चूया, ठीक है। एक माउस है, एक माइस है, दोनों अलग हैं। कि जो समुद्री चूया है वो किसे कहते हैं, समुद्री चूहा किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो समुद्री चूहा क्या होता है, एम्फ्रोडाइट होता है, और किस संघ का प्राणी है, एनिलिडा का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है केंचुआ। केंचुआ को वैसे सारे जानते हैं, ये क्या आपके पास, अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म के नाम पर 2 क्वेश्चन एग्जाम में लोकली देखने को मिलते हैं। लोकल क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, केंचुए की खेती क्या कहलाती है, कि केंचुए को पालना क्या कहलाता है, ठीक है। तो वर्मी कल्चर, और इसकी जो खाद बनती है उसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। 2 फेमस क्वेश्चन है ये। तो नंबर 1 इसका जो टैगिंग क्वेश्चन है वो पूछा जाता है सबसे पहले, कि इनकी जो कल्चर है या इनका पालन है वो क्या कहलाता है। तो इनका पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर। और दूसरा, इनसे मिलने वाली खाद जिसे हम कह सकते हैं कंपोस्ट, कि जो इनसे मिलने वाली कंपोस्ट है वो आपके पास क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट। ये 2 तो ऐसे क्वेश्चन हैं
जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, मिलान में भी पूछ लिए जाते हैं और सीधे हिट एंड ट्रायल में भी आ जाते हैं 1 वर्ड में। ये तो हुए लोकल क्वेश्चन। अब बात आती है कि केंचुआ अपने कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। इसके उपनाम क्या हो सकते हैं? नंबर 1, इसे हम नंबर 1 कहते हैं इंटेंस्टाइन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंत। पृथ्वी की आंत किसे कहा जाता है? इंटेंस्टाइन ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है। दूसरा, प्रकृति का हलवाहा, प्रकृति का हलवाहा। प्रकृति का जो हलवाहा है यानी प्लग मैन ऑफ नेचर। तो प्लग मैन ऑफ नेचर भी किसको कहते हैं हम? केंचुआ को। किसान का मित्र, फार्मर फ्रेंड। तो किसान का मित्र भी किसे कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, मृदा की या मिट्टी की उर्वरता का बैरोमीटर, ये भी हम किसको कहते हैं? इसी को ही कहते हैं, यानी बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, फार्मर फ्रेंड, और क्या कह सकते हो? प्लग मैन ऑफ द नेचर, और क्या कह सकते हो? इंटेंस्टाइन ऑफ अर्थ। ये सारे नाम किसको दिए जाते हैं? केंचुआ को ही दिए जाते हैं। और केंचुआ जीव कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। याद रखना कि ये जो जीव है ये अपने आप में कैसा होता है? उभयलिंगी, यानी इसे हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। हर्मेफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुआ सेक्सुअली कैसे होता है? तो हर्मेफ्रोडाइट्स है, उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, यानी इसे हम मोनोइसियस भी कह सकते हैं। यानी एक तरह से फर्टिलाइजेशन में अगर आता है तो इसे हम क्या वर्ड दे सकते हैं? मोनोइसियस। कि हर्मेफ्रोडाइट कैसे होते हैं? मोनोइसियस हैं। तो ये मोनोइसियस हैं, यानी आपके लैंगिक रूप में नर और मादा के गुण किस में पाए जाते हैं? एक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है केंचुए के बाद हमारे पास जोंक। जोंक को हम खास तौर पर हिरुडीनिया या हिरुडिनेरिया, ग्रेसुलोना, ठीक है, ग्रेसुलोना, हिरुडिनेरिया वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। हिरुडीना भी कह सकते हो इसको, हिरुडीना, ये वर्ड भी लगता है। इससे क्वेश्चन क्या क्या टैगिंग मिलती है? ये एक बाह्य परजीवी है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य परजीवी है? तो यही होता है, यानी इसको एक्सटर्नल पैरासाइट कहा जाता है। कि जोंक है वो एक तरह का बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी का मतलब है कि बाहर से क्या करता है? खून चूस सकता है ये, यानी खून का प्यासा होता है। यानी इसको हम रक्ताहारी कहते हैं। रक्ताहारी का मतलब है कि इसका जो आसरा है वो किसी भी जीव के रक्त पे चलता है। यानी इसलिए ऐसा पैरासाइट जो रक्त पे ही आश्रित होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रक्ताहारी, यानी हेमोफेजिक। इसको हम हेमोफेजिक भी कहते हैं। हेमोफेजिक के अलावा सैंग्यूइवोरस वर्ड भी इसके लिए लगता है। यही क्वेश्चन आता है कि सैंग्यूइवोरस कौन सा एनिमल है? तो सैंग्यूइवोरस होता है वो जोंक होती है। क्या काम करता है? ये खून चूसता है। तो ये खून चूसते समय एक रक्त स्त्रावित करता है। यानी जब जोंक मनुष्य में या किसी गाय, भैंस में, सूअर में, किसी में भी अगर एंटर करती है तो वो क्या करती है? खून चूसता हुआ जाता है। और तो खून चूसते समय एक द्रव स्त्रावित करती है। रक्त नहीं, द्रव या पदार्थ, द्रव स्त्रावित करती है जो
रक्त को जमने नहीं देता। उसे क्या कहेंगे? तो जोंक जब भी किसी जीव के साथ जुड़ती है, रक्त चूसते समय एक द्रव छोड़ती है जो उस व्यक्ति के, उस पशु के बहते हुए रक्त को जमने नहीं देता। तो वो क्या चीज होती है? उसको कहते क्या है वैसे सिंपली भाषा में? प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक का मतलब क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट छोड़ता है। और वो एंटी कोएगुलेंट होती क्या है? हिरुडीन होती है। क्योंकि हिरुडिनेरिया से ही क्या प्राप्त किया जाता है? हिरुडीन प्राप्त किया जाता है। हिरुडीन शल्य चिकित्सा में प्रयोग होता है। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है तो जब चीर फाड़ होती है तो उस दौरान जो रक्त निकलता है वो जमे ना, तो उस रक्त को जमने से रोकने के लिए कैसे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? प्रतिस्कंदक, एंटी कोएगुलेंट यूज किए जाते हैं। और वो कौन से सबसे ज़्यादा यूज होते हैं? हिरुडीन। और इनकी खेती भी की जाती है जो ब्लू लिच के नाम से फेमस है यूरोप में। तो इसको वैसे हम इंडियन कैटल लिच भी बोलते हैं, इंडियन कैटल लिच। क्योंकि जोंक खास तौर पर फेमस किसके नाम से होती है? इंडियन कैटल लिच के नाम से ही है। क्योंकि पशुओं में, पशुओं के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे बारिश बहुत ज़्यादा आती है जिन इलाकों में, सेम से भरे रहते हैं। जैसे हम जाते हैं रोहतक साइड तो वो इलाके सेम के हैं। उनके जोड़ में जैसे ही भैंस लेके जाते हैं तो उनकी भैंसों के साथ सबसे ज़्यादा अगर आती है तो क्या आती है? जोंक ही आती है। ठीक है। अगर किन्हीं इलाकों में पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, बारिश का ज़्यादा दिन तक खड़ा रहता है, उन इलाकों में क्या पैदा हो सकती है? जोंक पैदा। जैसे नहर है, नहर के किनारे क्या करते हैं? छोटे छोटे जोड़ बना रखे हैं, पानी भरे रहते हैं, उनमें भी लगातार पानी भरा रहता है, वो मीठा पानी है, उसमें भी क्या पैदा हो जाती है? जोंक पैदा हो जाती है। तो जोंक ज़्यादातर हमारे भारतवर्ष में किस नाम से जानी जाती है? इंडियन कैटल लिच के नाम से। वैसे जोंक की थेरेपी भी होती है, देखा होगा तुम लोगों ने। तो जोंक से थेरेपी भी की जाती है। वो औषधीय जोंक होती है, उसकी खेती होती है और वो स्पेशल होती है, इनसे अलग होती है। और ये क्या करती है? वो जो क्या है कल्चर यूज होता है वो सिर्फ क्या है? जो आपका टॉक्सिक फैक्टर होता है उसे शक्कर किया जाता है। तो आजकल वो भी होने लगी है, थेरेपी दी जाने लगी है इसके द्वारा। तो याद रखना पहले नंबर ये क्या है? एक बाह्य परजीवी है, रक्ताहारी है, सैंगुइवोरस कहा जाता है। और याद रखना खून चूसते टाइम ये एक पदार्थ छोड़ती है जो क्या होता है? आपका एंटी कोएगुलेंट होता है। प्रतिस्कंदक को इंग्लिश में अगर वर्ड दिया जाए तो एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। और जो है क्या आपके पास? हिरुडीन। तो ये कहानी थी हमारी जोंक की। तो हमारे पास लगभग क्या है? ये सारे ऐसे जीव थे जो कौन से संघ में आते हैं? एनिलिडा में। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट संघ कौन सा आपके पास? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है आपके पास? आर्थ्रोनपोडोस। आर्थ्रोनपोडोस का मतलब क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोडा है, दो शब्दों से मिलके आता है ये सारे शब्द। आर्थ्रोनपोडोस इसका मतलब है ज्वाइंट फुट। इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो इनका अर्थ क्या होता है? ज्वाइंट फुट। तो ज्वाइंट फुट के नाम से क्या है? इन्हें जाना जाता है। और सबसे पहले इनका उल्लेख किसने किया था? यानी अगर बात आए सर्वप्रथम वर्णन, इनका जो सबसे पहले वर्णन किया है तो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था। तो जीव विज्ञान में इनको सबसे पहले बांटने का काम कौन करता है? जीव विज्ञान में कीड़ों मकोड़ों को, जलीय जीवों को, स्थलीय जंतुओं को बांटने का काम कौन करता है? अरस्तु ही तो करता है। तो सबसे पहले इनका वर्णन किस बंदे ने किया था? एरिस्टोटल ने। और जब एरिस्टोटल ने इनका वर्णन किया तो कौन से वर्ग के रूप में किया? एक ही वर्ग रखा उसने, कौन सा? कैंकड़ा वर्ग, यानी क्रैब्स। ठीक है, कार्सिनस जिन्हें कहा जाता है। तो क्रैब्स के रूप में क्या उसने इन्हें क्लासीफाई किया था। उसके बाद क्या है? लीनियस आता है। जो आर्थ्रोपोडा को हम कीड़ा वर्ग या कीट वर्ग कहते हैं वो किसने दिया था? याद रख लेना। तो जो लीनियस बंदा है
उसने दिया था, लिनियस। लिनियस ने इन्हें क्या कहा था? इंसेक्टा। ठीक है, लेमार्क भी क्या पीछे नहीं रहा था, उसने भी क्या इनको क्रस्टेशियन और क्या हेक्सापोडा नाम दिया। इतने याद रखने की आवश्यकता नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अलग आते हैं इन पे। सिर्फ एक क्वेश्चन तो यही बनता है 9वीं क्लास का कि आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो हिंदी में इनको क्या कहेंगे? ज्वाइंट फुट को हिंदी में कहेंगे संयुक्त उपांग। कि संयुक्त उपांग वाले जंतु कौन से संघ में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये सारे जंतुओं में से सबसे बड़ा जंतु संघ है। याद रखना कि जितने इस धरती पर जंतु हैं उनमें सबसे बड़ा जंतु संघ अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो आपके पास सबसे बड़ा जंतु संघ का नाम आए तो आपने याद रखना है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ये याद रखना है। आर्थ्रोपोडा को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? कीट वर्ग। आर्थ्रोपोडा को हम एक वर्ग के नाम से जाने तो कौन सा वर्ग कह सकते हैं इन्हें? कीट वर्ग। क्योंकि कीट सबसे ज़्यादा अगर आते हैं तो आर्थ्रोपोडा में। जितने घरों में मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, आप जो झींगा मछली एक सुनते हो जिस पे इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन है, कौन सी है? झींगा के लिए, झींगा मछली के लिए इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन मानी जाती है फॉर इट्स कल्चर। प्रॉन फिश रिवॉल्यूशन कौन सी है? एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती है। और उसी के नाम से भारत में भी एक रिवॉल्यूशन है और जिसका प्रयोग तुम दिल्ली करते हो, उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। जो आजकल महंगे हो रहे हैं, ट्राली वाले लेके घूमते हैं। प्याज है तो प्याज कौन सी क्रांति में आती है? पिंक, और पिंक में झींगा आता है। ठीक है, तो यानी इनमें जो एक कीट है जो सबसे ज़्यादा खेती में आता है, ओपनली देखने को मिलता है, झींगा। उसी का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो सबसे बड़ा जंतु वर्ग है। अब जब इनके शरीर की बनावट आती है तो शरीर के बारे में जब पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को पता है, पहले एक पॉइंट और याद रख लो, मिलते कहाँ हैं ये? आप चाहे कितनी ऊंचाई पे चले जाओ पहाड़ों पर और समुद्र की कितनी गहराई में चले जाओ, मैरियाना गर्त तक, सब जगह मिलते हैं। यानी पर्वतों की चोटी से लेकर, पर्वतों की चोटी से लेकर समंदर की गहराई तक, कि समंदर में कितनी ही गहराई क्यों ना हो और पर्वत की कितनी भी ऊंची चोटी क्यों ना हो, सब जगह के ये बंदे मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो आपके पास हर जगह मिलता है, हर जगह संभव है? यही है। यानी ये सतल पर भी है, ये जल में भी रहता है और वायु में भी रहता है। ठीक है, तो आपके पास इनके शरीर की बात आए तो आपके पास पहला टेक तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और प्लस कैसा सतर होता है इनमें? उत्तकीय होते हैं, टिश्यू लेवल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सीधा याद रख लेना आप, कौन सा? सममिति का। सममिति कैसी पाई जाती है अभी? और सतर कैसे होते हैं? तो सममिति कैसी होती है? हर बार बता रहे हैं, द्वि पार्श्वीय होती है, यानी बाइलैटरली होते हैं। इनको अगर काटा जाए तो ये बाइलैटरली एक्यूरेट कटते हैं, तो इनमें द्वि पार्श्वीय सममिति पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है। सतर आपको पता ही है इन जीवों में कितने होते हैं, तो सतर कितने होते हैं आपके पास? 3। तो ये त्रिस्तरीय होते हैं। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि इनका हृदय कैसा होता है। तो हृदय क्या है? संकुचनशील और लंबा होता है। ये क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ पे। एक हृदय का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तिलचट्टा कॉकरोच का पूछा जाता है, कितने खंडों में बंटा होता है? 13। ये सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हृदय जो होता है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचनशील और कैसा होता है? लंबा। एक क्वेश्चन केंचुआ के लिए भी आता है कि केंचुआ का जो हृदय होता है वो कितने प्लेट में बंटा होता है और कितने जोड़ी प्लेट में होता है, यूं पूछता है। तो उसकी जो प्लेट सेगमेंटेड होती है 10, जोड़े बनते हैं 10 के कितने?
5। ये केंचुए का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा तिलचट्टे का। तिलचट्टा मतलब क्या होता है? कॉकरोच। तो कॉकरोच का जो हार्ट है वो कितने खंड का बंटा होता है? वो बंटा होता है आपके पास 13। पीछे एक रह गया, ज्वाइंट बताना रह गया, किसका? हिरुडिना का। तो हिरुडिनेरिया के ज्वाइंट रह गए, बातों बातों में मैंने बोल दिए थे। यानी हिरुडिना में खंड अगर पूछे सेगमेंट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी सेगमेंट्स, तो आपने याद रखने कितने? 33 होते हैं। दिमाग पूछ ले, इसमें हर सेगमेंट अलग चलता है, तो इसमें मस्तिष्क की अगर गणना की जाए तो कितने आते हैं? 32। और इसमें क्या होते हैं? दांत भी पाए जाते हैं। दांतों की संख्या क्या होती है? 100 से अधिक। ठीक है, ये क्या है, कई बार पूछ लेता है। मेन तो ऊपरी वाला है, खंड ही पूछे जाते हैं कि जोंक में खंड बताइए कितने होते हैं, सेगमेंट्स बताइए कितने होते हैं। ये कितने होते हैं? 33। ये याद रखना है, इसे फिक्स कर देना दिमाग में। दूसरा यही है मस्तिष्क, और तीसरा क्या है? टीथ्स। फिर आता है अपने पास इधर ही, इनका हृदय कैसा है? सकुचनशील। अब पीछे वाले में तुमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, कैसा था? बंद। यहां लिखना खुला, कि इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्क्यूलर जो सिस्टम होता है, यहां कैसा पाया जाता है? खुला होता है, याद कर लेना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड का, खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है रक्त का। ठीक है, उनमें तो क्या था? बंद। बंद का मतलब है खून जो चलेगा वो रक्त वाहिनियों से चलेगा। इनमें क्या चलता है? ओपन। अब रक्त का परिसंचरण तंत्र खुला है। अब रक्त आपके पास आगे चलकर उत्सर्जन पूछ लिया जाता है, रक्त के बाद उत्सर्जन ही लिख लेना। उत्सर्जन किससे होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉकरोच का ही क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन कॉकरोच के फिक्स हैं। एक तो यही आता है कि उनमें उत्सर्जन किससे होता है, दूसरा आता है इसके हार्ट के सेगमेंट कितने हैं। तो आपके पास उत्सर्जन किससे होता है, तो 2 बातें आती है। एक वर्ड लिखा होता है मेलपिगियन ट्यूब या नलिका, मेलपिगियन ट्यूबल्स यानी मेलपिगियन नलिकाएं, और दूसरा वर्ड लगता है हरित ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड्स, कि इनमें आपके पास किस तरह के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन अंग क्या हैं? या तो वर्ड लिखा होगा मेलपिगियन ट्यूबल्स, और या वर्ड लिखा होगा तुम्हारे पास क्या? हरित ग्रंथियां। तो 2 के 2 इंपॉर्टेंट है। मेलपिगियन बहुत ज़्यादा आता है भाई, कि जो मेलपिगियन है ये आपके पास मेलपिगियन ट्यूबल्स। मेलपिगियन ट्यूबल्स कॉकरोच का ही क्वेश्चन आना है जो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर बात आती है आपके पास श्वसन कैसे होता है इनमें, रेस्पायरेशन किससे होता है, क्योंकि ये जंतु आपके किस में रहते हैं? जल, और कहाँ है आपके? सथल। जल और सथल में जो जल वाले होते हैं उनका एक ही फीचर है, या तो बोलेंगे किससे? स्किन से, और या बोलेंगे किससे? गिल से। यानी जलचर होते हैं, जलवासी जो होते हैं, उनमें जो सांस प्रक्रिया होगी वो या तो त्वचा से होगी और या किससे होगी? क्लोम से होगी। ठीक है, और इनमें जो होता है सथलवासियों में ये खास है। इनमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला, पुस्तक फेफड़े, बुक लंग्स, सबसे दाकड़ क्वेश्चन यही है कि बुक लंग्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो कौन से संघ के प्राणियों में होता है? तो वो आर्थ्रोपोडियंस में होता है। बुक लंग्स के अलावा दूसरा क्या होता है इनमें? सवसनियाँ, सवसनियों द्वारा। सवसनियाँ क्या होती है? ट्रेंचिया, कि जो ट्रैंकिया वर्ड लगता है कि ट्रैकिया से भी इनमें क्या होता है? रेस्पायरेशन। तो 2 टाइप के हैं जो रेस्पायरेशन प्रॉपर्टी, सांस लेने की प्रॉपर्टी, वो या तो होगी बुक लंग्स और या क्या होंगी? ट्रैकिया। यानी या तो होंगे पुस्तक फेफड़े और या क्या होगी? सवसनियाँ। अब बात आती है कि इनमें लैंगिक कैसे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंगी या लैंगिक के चलते 5 स्टार क्वेश्चन है। अब तक हम ज़्यादातर क्या पढ़ते आए थे कि ज़्यादातर क्या होते हैं? उभयलिंगी।
ये एक लिंगी होते हैं। याद रखना, इनमें कभी भी क्वेश्चन आए तो ये एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब है डायोइसियस, कि आपके पास इसमें नर और मादा क्या रहते हैं, अलग। ठीक है। निषेचन पूछे फर्टिलाइजेशन तो फिक्स है, निषेचन कैसा होता है, इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा आपके पास आंतरिक। और हाँ, लार्वावस्था पाई जाती है वो परिवर्धन काल में ही होती है दोनों की। पीछे वाले में रह गई थी, लिख लेना, एनिलिडा में कौन सी लार्वावस्था पाई जाती है। ये लार्वावस्था कई बार पूछ लेता है, लिख देता हूँ। एनिलिडा में भी क्या है, लार्वावस्था होती है। एनिलिडा की जो लार्वावस्था होती है, इनकी कौन सी होती है, इनमें जो लार्वावस्था होती है, लार्वल जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, उनको कहते हैं हम ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर होती है एनिलिडा प्राणियों की। ये पूछ लिया जाता है लार्वल स्टेज एट द डेवलपमेंट पोजीशन, डेवलपमेंट स्टेज जो भी होती है उसे नाम क्या दिया जाता है, ट्रोकोफोर। और ऐसे ही आगे आएगा कि जो आपके पास आर्थ्रोपोडा है इनकी लार्वल स्टेज क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसे कहते हैं नाउप्लियस। याद रखना कि इनमें जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था उसे कहते क्या है, उसको कहते हैं नाउप्लियस, कि नाउप्लियस कहा जाता है। लेकिन लार्वा अलग अलग होता है। जैसे मैं पूछूं कि जो आपके पास बटरफ्लाई है या रेशम का कीट है उसका लार्वा क्या कहलाता है, लास्ट बेंच वाले ये बताएंगे कि रेशम के कीट कौन से दरख्त पे पाए जाते हैं, और कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन आता है कि रेशम के कीट हैं, रेशम यानी सिल्क वॉर्म जो पाले जाते हैं वो किस पे पाले जाते हैं, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि छठी क्लास में, आजकल तीसरी क्लास में आने लग गया कि जो सिल्क वॉर्म पाले जाते हैं वो कौन से वृक्ष पे पाले जाते हैं। तीसरी कक्षा में आता है ये क्वेश्चन और ईवीएस में पूछा जाता है। साफ साफ दिया होता है कीड़े काड़े बना के, ठीक है, पौधा बना के, फिर उसका कोकून दिया होता है, फिर सिल्क थ्रेड दिए होते हैं और फिर बताया जाता है इससे कपड़े बनते हैं। और हमारे पूरे विश्व भर में सबसे बढ़िया सिल्क कौन सी है, तो भारत की फेमस सिल्क होती है। और कौन सी है, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कोलकाता साइड में, इससे कर्नाटका में होता है। ठीक है, तो कहाँ पाले जाते हैं अभी रेशम के कीट, कहाँ पाले जाएंगे, सहतूत पे। ठीक है, क्या होते हैं, किसी मलबरी का जो ट्री कहते हैं आप, सहतूत कहते हैं, जिसके सहतूतिये खाते हैं। ठीक है, या तो क्या है लाल, या क्या है बैंगनी रंग वाले, और या सफ़ेद वाले, उन पे पाले जाते हैं किसके, रेशम के कीट। तो रेशम के कीट के लार्वा को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इनके लार्वा क्या क्या वो लिख लेना। ये जो लार्वल स्टेज होती है वो कौन कौन सी पूछी जाती है। एक तो तिलचट्टा की पूछी जाती है कि तिलचट्टा जिसे हम क्या कहते हैं, कॉकरोच, कि जो कॉकरोच है इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है निम्फ। निम्फ बोलते हैं कि जो निम्फ है ये आपके पास किसका लार्वा है, कॉकरोच का। ऐसे ही घरेलू मक्खी है जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी, और या वर्ड लगता है उसके लिए हाउस फ्लाई, कि जो हाउस फ्लाई है इसका लार्वा क्या कहलाता है, इसके लार्वा को क्या कहते हैं, मैगोट्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैगोट्स जो है ये लार्वा किसका होता है, घरेलू मक्खी का, हाउस फ्लाई का, मधुमक्खी का, बटरफ्लाई का, और मधुमक्खी हनी बी का। मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, ये हाउस फ्लाई है, मैगोट्स कहते हैं। इसे कहते हैं सफेद या वाइट ग्रब, कि वाइट ग्रब जो होता है, सफेद ग्रब जो होता है वो लार्वा किसका होता है, मधुमक्खी का। और फिर है बटरफ्लाई का, तितली का। इसका जो लार्वा होता है उसे कहते हैं कैटरपिलर। और यही किसका होता है, रेशम के कीट, कि रेशम के कीट
या तितली के लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ऐसे ही आता है मच्छर का लार्वा। मच्छर के लार्वा को क्या कहते हैं अभी? रेंगलर। मच्छर के लार्वा को स्पेशली वर्ड मिलता है क्या? रिंगलर। ठीक है। और मच्छर के लार्वा को डुबा के मारा जाता है किसके द्वारा? मच्छर के लार्वा को हम डुबा के मारते हैं किसके द्वारा? लास्ट बेंच वाले हो तुम बताओ कि मच्छर के लार्वा डुबा कर मारे जाते हैं किसके द्वारा? हाँ, पानी में डुबा के मारते हैं हम। यही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो हमें पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत बार पढ़ते हो, छठी सातवीं से पढ़ते आए हो कि जब बारिश आ जाती है तो गांव की गलियों में, नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पर मच्छर के लार्वा जो होते हैं उनको डुबा के मारा जाता है। तो उस पर क्या छिड़का जाता है? केरोसिन का तेल। तो किससे डुबा के मारोगे तुम? केरोसिन के तेल के छिड़काव करके। उससे क्या हो जाता है? वो डूब क्यों जाते हैं? कि मच्छर का लार्वा ये पानी में डूब के मर जाता है जब केरोसिन का तेल छिड़का जाता है। ऐसा क्यों? तो वो पानी पे तो था, अपने आप ही डूब के मर जाता। वो मिट्टी वाले तेल छिड़कने के बाद डूब के क्यों मरा है? वो था तो वो पानी पे पहले ही, वो पहले ही मर जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने क्या किया, उस पर केरोसिन छिड़का। केरोसिन छिड़कते ही पानी पे जितना मच्छर का लार्वा तैर रहा था वो सारा का सारा कहाँ चला गया? पानी के अंदर, वो खत्म हो गया। उसका कारण है आपके पास सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। याद रखना, ठीक है, कि ये सारा का सारा खेल किससे होता है? पृष्ठ तनाव। यानी मिट्टी का तेल डालने से जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे जितना उस पर मच्छर का लार्वा तैर रहा था वो सारा का सारा क्या होता है? डूब जाता है। ये कहीं उसमें ऑप्शन आए ऑक्सीजन की कमी आने से, ठीक है, या मिट्टी के तेल की जहर या पॉइजनस के कारण, ठीक है, तो हम विचार बहुत लगाते हैं ये, भाई हमने मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, या उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट होगा, उसका जहरीलापन होगा। असली रीज़न क्या होता है? ये होता है कि मिट्टी के तेल डालने से, केरोसिन ऑयल की स्प्रेइंग करने पर पानी की सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम। तो जिससे मच्छर का लार्वा क्या होता है? डूब कर मर जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लार्वा। अब आते हैं हमारे पास इसके जीव। जीव कैसे होते हैं? तो जीव आपके पास नंबर 1 क्या है? मक्खी। और क्या हो सकती है? मधुमक्खी। और क्या हो सकती है? केंकड़ा। और क्या है? बिच्छू। बिच्छू भी इसी का ही प्राणी है। ठीक है, एक आता है कन खजूरा। कन खजूरा देखा है? ठीक है, इन दिनों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कान सड़ैया। ठीक है, अभी कान में ना घुस जाए, कई टांग सी होती है उसके पास। ठीक है, तो वो हमारे पास कन खजूरा, इसको स्कोलोपेंड्रा कहते हैं। उसके अलावा आपके पास आता है मछली। कौन सी मछली बताई थी मैंने? रजत। रजत फिश याद रख लेना। दूसरा क्रे फिश याद रख लेना। अब देखो फिश कितनी आ गई इसमें? 2। और एक फिश हो रहेगी प्रॉन। लिख देता हूं, प्रॉन फिश। प्रॉन फिश आपके पास क्या होती है? झींगा मछली। अब क्वेश्चन इन 3 के सबसे ज्यादा बनते हैं कि झींगा मछली कौन से संघ का प्राणी है। अब शब्द पीछे मछली लिखा हुआ है और पहला ऑप्शन होता है मत्स्य वर्ग, यानी फिशिज। हम यही सोचते हैं मछली यही है, पर ये मछली नहीं है, ये क्या? कीड़ा है, जलीय कीड़ा है। ठीक है, इसलिए कौन से वर्ग में आता है? ये इंसेक्टा यानी आर्थ्रोपोडा में आता है। बिच्छू आ जाए, बिच्छू कौन से संघ का प्राणी है? अब जहरीला होता है। हम सोचते हैं ये सांप और उन वाली श्रेणी में होगा। सांप वाले क्या होते हैं? सरीसृप्स। ठीक है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, हम सोचते हैं उनमें है, पर उनमें नहीं है। ये क्या? कीड़ा है। कीड़ा है तो कौन से में आएगा आपके पास? इसी में। ऐसे पूछा जाता है रजत फिश, यानी सिल्वर फिश भी कहते हैं इसको। इसे हम सिल्वर फिश कहते हैं। सिल्वर फिश को हम क्या कहते हैं? सिल्वर मौथ या फिश मौथ, ये भी बोलते हैं। फिश मौथ के नाम से भी आता है कि फिश मौथ है। ये हमें नंगी आंख से दिखता है, कीड़ा सा होता है, यानी चांदी भूरे रंग का होता है, जो हमें नंगी आंख से दिखाई देता है, घरों में भी घूमता है हमारे,
लकड़ियों के साथ सबसे ज़्यादा रहता है, खाने से एलर्जी हो जाती है इसके, ठीक है। कई बार कहते हैं ना पर लकड़ी घेरते हैं, या लकड़ी क्या है फट्टे फुट्टे चिरे हुए हैं, पुराने पड़े हैं ढेर लगे उड़ा, उनमें हाथ देते हैं और क्या है हमारा शरीर क्या खारिश सी आने लगती है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही कीट काटते हैं जिससे क्या एलर्जिक फैक्टर पैदा होते हैं, ठीक है। तो सिल्वर फिश कौन से संघ का प्राणी है? आर्थ्रोपोडा। फिर एक और आ जाती है क्या? क्रेफिश, इसे कहते हैं चिंगट। इसको हम अगर बोलें तो इसको चिंगट कहते हैं। इसको एक नाम दिया जाता है क्रैम्प ब्रश भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कर्क मछली भी कहते हैं, ठीक है। एक नाम इसका आता है कुटक मछली, कि कुटक मछली, कर्क मछली, क्रैम्प ब्रश फिश भी कहते हैं। और चिंगट किसे कहते हैं? तो क्रैफिश को ही कहा जाता है, सब नाम इसी के ही हैं। तो ये तीन बहुत खास हैं। प्रॉन फिश अभी बता दिया मैंने किसको कहते हैं? झींगा मछली को। तो झींगा मछली सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवॉल्यूशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। इसके लिए जो रिवॉल्यूशन आती है वो कौन सी है? क्रांति कौन सी है इसके लिए? गुलाबी। और भारत में गुलाबी क्रांति पूछ ले, देखो अगर क्वेश्चन आए कि भारतवर्ष में गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे, तो उत्तर याद रखना तुमने प्याज, ठीक है। इंटरनेशनल है ये, ठीक है। अगर इसीलिए भारतवर्ष की पूछ लेना कि भारतवर्ष में कभी भी गुलाबी क्रांति आ जाए, आपकी पिंक रिवॉल्यूशन आ जाए, तो आपने याद रखना है किसको? पिंक में पै है और पै से क्या है? प्याज है, ठीक है। तो प्याज की होती है। तो प्याज के उत्पादन के लिए भारतवर्ष में गुलाबी क्रांति मनाई जाती है। और अगर पूछे वर्ल्ड वाइड जो क्या है आपकी गुलाबी क्रांति है, वो दो चीज़ों से जुड़ी हुई है, एक तो मांस से और दूसरी किससे जुड़ी हुई है? आपकी झींगा मछली के उत्पादन से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी कुछ आपके पास किसकी? आर्थ्रोपोडा की। उपनामम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये लो।